अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 एसिड बेस केमिस्ट्री का टॉपिक 4.4 पीएच टाइट्रेशन कर्व्स करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि टाइट्रेशन होता क्या है। ये मैंने बुक से ही सारे नोट्स बनाए हैं कि आप अटेम्प्ट कर सकें कि टाइट्रेशन की डेफिनेशन वगैरह कि टाइट्रेशन होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि कर्व्स बनाने कैसे, यानी कोई भी आपको एसिड दे दिया जाए और बेस दे दिया जाए कि इसका कर्व बना के दिखाएं तो आप उसको देख के ही कैसे बना पाएं, और फिर उसके साथ उसके इनिशियल कंडीशंस उसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़े तो आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकें। ये मैंने बुक से ही सारे नोट्स बनाए जिनको हेडिंग फॉर्म में बताया। अगर आप इंशाल्लाह एक भी अच्छी तरीके से कर लें तो दूसरे भी इसी तरह से मैंने पॉइंट सेम ही बनाए, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इनके इक्विवेलेंस पॉइंट में, वो मैं आपको समझाती जाऊंगी कि कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि टाइट्रेशन का क्या। एक तकनीक है जिसमें हम एक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को जान रहे होते हैं, यानी कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन अननोन है, हमने उसको जानना होता है। अब जो अननोन सॉल्यूशन होता है उसको हम यहाँ पे नाम कह देते होते हैं एनालाइट, कि हमने इसकी कंसंट्रेशन जाननी है और उसको लिया जाता है कॉनिकल फ्लास्क में। कॉनिकल फ्लास्क की शेप ऐसी होती है जैसे कि ये बनी हुई है। अब ये वो तकनीक है जिसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। इसका प्रिंसिपल पीछे क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि एसिड बेस रिएक्शन होता है। इसीलिए इसकी जो टाइप्स हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ कर्व कौन सी, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये हम इसको भी मैं डिफाइन करती हूँ कि इसके अंदर क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है ना, इसलिए हम एसिड और बेस को मिला के इसके अंदर काम करते हैं टाइट्रेशन, और अननोन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन हम जान रहे होते हैं। यहाँ पे जो पहला वाला हिस्सा है ना, ये हमारे पास एनालाइट होता है। सेकंड वाली चीज जो है ना, ये वाली, यानी कि एल्कली या बेस तो दोनों सेम होती है। जो बेस हिस्सा है ये हमारे पास टाइट्रेंट होता है। टाइट्रेंट का क्या मतलब है? टाइट्रेंट का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता हो, उसको हम लेते होते हैं बुरेट में। अब बुरेट से यहाँ पे लिखा है एडिंग टाइट्रेंट फ्रॉम द बुरेट, यानी कि बुरेट से हमें टाइट्रेंट डालना है कॉनिकल फ्लास्क। नीचे हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क होगी, कॉनिकल फ्लास्क में हमारे पास एनालाइट डाल होते हैं, कंटेनिंग एनालाइट। एनालाइट क्या चीज़ है? जिसकी कंसंट्रेशन हमें जाननी है, उसको हमने नीचे डालना है। अब जो हमारे पास एनालाइट हमेशा एसिड होता है, या तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या फिर वो हमारे पास वीक एसिड होगा। हम लोग टाइट्रेंट ऊपर से डालते जा रहे हैं इसके अंदर, तो ऐसा होता है कि एक स्टेट ऐसी आ जाती है कि जितने भी हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क में जो भी हमने जितना सॉल्यूशन डाला था वो सारा का सारा रिएक्ट हो जाता है। और ऊपर जो हमारे पास टाइट्रेंट है यानी कि बुरेट है, बुरेट के अंदर हमने तो मैया करके रखा होता है, हमें कंसंट्रेशन पता होती है, तो हम देख लेते हैं कि अच्छा इतनी कंसंट्रेशन हमारे पास बुरेट से इस्तेमाल हुई है, तो समझो नीचे इतनी कंसंट्रेशन का मॉलिक्यूल होगा। मीन्स कि जितना कंसंट्रेशन ऊपर इस्तेमाल हुई है वही हम लोग देख लेते हैं कि इधर 10 समझो ऊपर इस्तेमाल है, तो समझो नीचे 10 सेंटीमीटर हमारे पास एनालाइट की कंसंट्रेशन होगी। हमें कब पता चलता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया है? तो वो इंडिकेटर के डालने से पता चलता है। इंडिकेटर क्या चीज़ होती है? इंडिकेटर का काम है कि वो इंडिकेट करता है कि रिएक्शन हो चुका है, और वो अपने कलर चेंज कर लेता है। हमारे पास कलर चेंज होता है, यानी कि पिंक है तो पर्पल हो जाएगा, अगर पर्पल है तो वो डिसकलर हो जाएगा। इस तरह से अपनी कलर चेंज से हमें पता चल जाता है कि ये एंड पॉइंट आ गया। और एंड पॉइंट का मतलब क्या है कि एंड पॉइंट कैसे आ गया? एंड पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टाइट्रेंट, यानी कि जो हमारे पास बुरेट से डाल रहा है वो इक्वल हो जाए एनालाइट के। मैंने कहा ना कि ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टाइट्रेंट, यानी कि ऊपर 10 सेंटीमीटर तो नीचे भी 10 सेंटीमीटर ही हमने यूज किया होगा, तो यही बात आ जाती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टाइट्रेंट इक्वल होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनालाइट के। अब इसी एंड पॉइंट का दूसरा नाम होता है इक्विवेलेंस पॉइंट। एंड पॉइंट इज आल्सो नोन एज इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट का भी वही मतलब होता है जो कि एंड पॉइंट के, कि मोल्स जो है टाइट्रेंट की वो इक्वल हो जाएंगे मोल्स ऑफ एसिड यानी कि एनालाइट के। अब इस डेफिनेशन ये कि वो पॉइंट जहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो चुका है। अब इसकी टाइप्स करते हैं। हमारे पास इस बेस पे आती हैं कि हमने पढ़ा है कि एसिड्स और बेस की स्ट्रेंथ के बारे में। एसिड की और बेस की स्ट्रेंथ के बारे में हम यही जानते हैं कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और वीक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वीक बेस होता है। अब हमारे पास जो पहली दो टाइप्स आती हैं इनमें एनालाइट जो होता है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड का होता है, और बेस में हमारे पास डिफरेंस आता है, यानी कि टाइट्रेंट में हमारे पास डिफरेंस आता है। पहली वाली स्ट्रॉन्ग, दूसरी वाली वीक। अब जो अगली है तो अगली दोनों एनालाइट हमारे पास टाइप्स तीसरी और चौथी में वीक एसिड होगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, और ये हमारे पास टाइट्रेंट है। एक साइड पे एनालाइट, एक साइड पे टाइट्रेंट आ गया। अब हम इन एनालाइट और इन टाइट्रेंट्स की पहले हम लोग एक ग्राफ देखेंगे और अब दूसरा ग्राफ बनाएंगे हम इनको एज टाइट्रेंट समझ कर और इनको एज एनालाइट समझ के, ताकि आपके पास क्वेश्चन एफबाइस के स्टूडेंट है ना, तो किसी तरह से भी क्वेश्चन है तो आपको उसका कर्व बनाना आता हो। अगर कोई भी आपको एसिड दे दिया जाए ना, आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कर्व बनेगा इसी तरह। जो मैं ये 8 ग्राफ सिखाने लगी हूँ, इंशाल्लाह इन्हीं ग्राफ्स को देख के आप लोग इनकी सारा डाटा जो बुक में लिखा हुआ है आप लोग समझ जाएंगे कि कैसे लिखना है, बस थोड़ा सा ही याद करना पड़ेगा।
ग्राफ हमने बनाना है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कली का, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास एनालाइट है, स्ट्रॉन्ग एल्कली हमारे पास आ गया टाइट्रेंट। इसका पहली चीज देखते हैं वॉल्यूम, कि वॉल्यूम हमारे पास क्या दिया हुआ है। एल्कली का दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है उसका भी यही होगा 25 सेंटीमीटर क्यूब। अगर ना वॉल्यूम दिया हुआ हो तो आपको खुद निकालना होता है। अब खुद कैसे निकालना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कॉन्सेप्ट असेसमेंट की वीडियो में। अभी यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग एल्कली है, आपने देखना है इनिशियल पहले आपने ग्राफ बना लेना है। वाई एक्सिस पे आपने ले लेना है पीएच और एक्स एक्सिस पे ले लेना है वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। एक्स एक्सिस पे वहां पे बुक में तो खाली ऐसे 25 शो कर दिया ना, एक पूरी स्केलिंग ली जा रही है। जैसे मैंने 5 का टेबल यहाँ पे नीचे लिया 25 तक पहुंचने के लिए। अगर आपके पास लेट सपोज दे दी जाए 24, तो आप उसको 4 के टेबल पे जाके देखेंगे कि 4 के टेबल यहाँ पे लिख लेंगे और उसके मुताबिक यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे आपका पास आ जाएगा पीएच की वैल्यू हमने 2 के टेबल से लेके देखी है, क्योंकि हमने 14 तक पहुंचना होगा। अब इस प्लॉटिंग तो हमने कर ली है। प्लॉटिंग करने के बाद हमने देखना होता है कि हमारे पास इनिशियल पीएच क्या बनेगा। इनिशियल पीएच हमें पता चलता है एनालाइट से, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है ना, उसकी पीएच हमेशा ये याद कर लें कि उसकी पीएच हमेशा 1 से 2 के दरमियान रहेगी, तो वो यहाँ पे बनेगा। वहां पे हमने ये डॉट्स पे लाइनिंग बना लेनी है और फिर हमने फाइनल पीएच देखना होता है। फाइनल पीएच हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग एल्कली है, यानी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच होता है 13 से 14। ये याद कर लेंगे वैल्यूज। अब इसकी 1 से 2 थी, इसकी 13 से 14, तो 13 से 14 12 के और 14 के दरमियान में आएगा, तो हमने यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बना ली। अब 7 यहाँ पे दरमियान हमने न्यूट्रल लाइन बना दी, क्योंकि 7 न्यूट्रल होता है, तो हमने 6 और 8 के दरमियान में हमने एक न्यूट्रल लाइन लगा दी। नीचे वाला हिस्सा हमने बता दिया एसिडिक है, ऊपर वाला एल्कलाइन है। अब ये इक्विवेलेंस पॉइंट हमने निकालना है। वो कैसे, वॉल्यूम हमने देखा कि वॉल्यूम 25 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि मेरा इक्विवेलेंस पॉइंट 25 सेंटीमीटर क्यूब के ऊपर आना चाहिए। अब हमने पहले क्या करना है, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन क्या है, HCl को हमने लिया है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड को लिया है। कॉनिकल फ्लास्क में हमने देखा कि हमारे पास इनिशियल पीएच 1 से 2 है। फिर हमने कहा कि इसमें से H+ और Cl- आयंस बने। टाइट्रेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट होता है। टाइट्रेशन के प्रोसेस के अंदर होता है कि एल्कली ऐड कर देते हैं हम। फिर पीएच चेंज आपने बताना है कि इसमें से पीएच चेंज हो रहा है। पीएच चेंज कैसे हो रहा है कि जो HCl है ना, उसमें से जो हाइड्रोजन है वो सारा का सारा NaOH से जो OH निकल रहा है ना, उसके साथ रिएक्ट करता जा रहा है और वाटर निकलता जा रहा है। जब भी कहीं पे बात की पीएच इंक्रीज कर रहा है, तो उसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कम हो रही है। फिर आ जाता है इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट में आ जाता है कि हमारे पास वो न्यूट्रलाइज्ड है। न्यूट्रलाइज का मतलब कि पीएच पॉइंट है ना, वो हमारे पास 7 के ऊपर यहाँ पे आएगा। इक्विवेलेंस पॉइंट का पता चल गया, तो हमने क्या करना है, यहाँ से पीएच को ड्रॉ करते हुए ऊपर लेके गए। इक्विवेलेंस पॉइंट हमारे पास 25 सेंटीमीटर क्यूब पे था और हमने कहा न्यूट्रल होता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पे। अगर हम स्ट्रॉन्ग एल्कली स्ट्रॉन्ग एसिड का करेंगे तब भी हमारे पास ये इक्विवेलेंस होगा। ये मैं खुद बना के दिखाऊंगी आपकी। अच्छा, तो हमने ये यहाँ तक ऐसे ले गए कि हमारे पास 13 पीएच था, तो पीएच 13 के अंदर हमने यहाँ पे इसको ले गए और ये हमारे पास कर्व बन गया। अब जो हम अगर देख लें स्ट्रॉन्ग एल्कली और स्ट्रॉन्ग पीएच, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले देखते हैं हम इनिशियल पीएच। इनिशियल पीएच यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एल्कली है, होता है 13 से 14, तो 13 से 14 हमारे पास इनिशियल पीएच हो गया, यानी कि 12 और इनके दरमियान में 13 यहाँ पे आएगा। तो ये मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी कि ये मेरे पास इनिशियल पीएच की होगी, यानी कि मैंने अब कर्व यहाँ से स्टार्ट करना है। और फिर हमारे पास फाइनल पीएच क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड का 1 से 2 होता है। ये हमने यहाँ पे किया था 1 से 2, तो यहाँ पे मैंने 1 के इनके दरमियान में मैंने लगा दी। अब दरमियान में हमारे पास एक न्यूट्रल पॉइंट आएगा। न्यूट्रल पॉइंट हमने 6 और 8 के दरमियान में बनाना है। बना लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है इक्विवेलेंस पॉइंट। अगर हमने इस तरह कर लें या इस तरह कर लें, तो इक्विवेलेंस पॉइंट हमारे पास कहाँ बनेगा, वॉल्यूम 25 से 25 के इधर न्यूट्रल पे बनेगा, क्योंकि हमने कहा कि जो पीएच हमारे पास बनी है वो न्यूट्रल हो रही है। तो हमने ये इधर से स्टार्ट करना है, यहाँ पे लेके आके यहाँ पे ख़त्म करना है, और ये बन गया हमारे पास। और फिर बुक में जो ये सारे पॉइंट्स थे कि हमने सबसे पहले इनिशियल कंडीशन लिखनी है कि इनिशियल पीएच क्या था, फिर टाइट्रेशन प्रोसेस में हमने ये एडिशन ऑफ एल्कली बता देना है, पीएच चेंज बता देना है कि पीएच चेंज हो रहा है, कि इसमें सारी ये जो लाइन है ना सब के अंदर सेम है। यहाँ पे जो पोस्ट इक्विवेलेंस पॉइंट लिखा हुआ है ना, पोस्ट इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं इस पॉइंट को, कि हमारे पास इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद जो पॉइंट आता है इसे, और इक्विवेलेंस पॉइंट ये हम करते
देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एल्कली के बारे में। इसके भी हमने दो ग्राफ्स निकालने हैं। पहले हमने इनिशियल पीएच लिख देने के, इनिशियल कंडीशन पीएच। इनिशियल पीएच हमने इसीलिए लिखे क्योंकि हमने पहले इनिशियल पीएच की लाइन बनानी होती है, इसलिए हमने पास यहाँ पे इनिशियल कंडीशन में इनिशियल पीएच लिखा। इनिशियल पीएच 1 से 2 है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपने ये बता देना कि इस स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन इस वजह से होंगी। फिर हमने बतानी होती टाइट्रेशन प्रोसेस, जिसमें एडिशन ऑफ एल्कली आ जाता है। एडिशन ऑफ एल्कली के चेंज बताते हैं कि पीएच इसमें क्या स्ट्रॉन्ग एसिड में और वीक एल्कली में कैसा पीएच है। अब एसिड स्ट्रॉन्ग है तो यानी कि ज़्यादा इसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे। वीक एल्कली यानी कि OH आयन्स कम होंगे। अब हाइड्रोजन ज़्यादा तो हमारे पास एसिडिक कंडीशन ज़्यादा आ रही होती है, तो इस वजह से इक्विवेलेंस पॉइंट हम इसका बता देंगे कि ये न्यूट्रल नहीं आएगा, यानी कि 7 के ऊपर नहीं बनेगा। इसका इक्विवेलेंस पॉइंट हमारे पास 5.5 उससे नीचे आएगा। तो 5.5 हमारे पास 4 इसके दरमियान बनता है, 6 के दरमियान, तो यहाँ पे कहीं आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंस पॉइंट हमें समझ आ गई कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, वीक एल्कली हमारे पास लिखा हुआ होगा, तो हमारे पास इक्विवेलेंस पॉइंट 5.5 होगा। अब रीजन इसकी क्या है, क्योंकि जो फॉर्मेशन ऑफ NH4+ आयन 4+ के इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास वीक बेस समझो ये थी, अमोनिया ली थी। अमोनिया के अंदर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड से जो हमारे पास हाइड्रोजन आया, उसमें जाके आगे कंजुगेट एसिड बना देता है। बेस से हमेशा कंजुगेट एसिड बनता है। अब एसिडिटी हमारे पास आगे भी जाके एसिड ज्यादा बन रहा है, तो एसिडिटी हमारे पास ज्यादा हो जाती है। तो एसिडिटी ज्यादा हो गई है, तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट 5.5 पे। फिर पोस्ट इक्विवेलेंस तो आगे होता है। अब हमने बनाना कैसे, इनिशियल कहाँ से स्टार्ट करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक गई, ये इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, मैंने इसको बता दी। यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करके बता दें। यहाँ पे भी हमने एक लाइन ड्रॉ करके बताना था कि ये हमारे पास इक्विवेलेंस पॉइंट। फिर यहाँ से ऊपर हमने फाइनल पीएच निकाला था 10 से इसके दरमियान, 12 के दरमियान, यानी कि 11 से 12, तो यहाँ पे 11 पे हमने जाके ले जाना है इसको। पोस्ट इक्विवेलेंस पॉइंट में हमने बता भी देना कि NH3 की कंसंट्रेशन हम बढ़ाते गए, यानी बेस की कंसंट्रेशन हम बढ़ाते गए, तो इक्विवेलेंस पॉइंट जो कि यहाँ पे था, इससे हमारे पास कंसंट्रेशन पीएच की इंक्रीज करती गई है। अब पीएच इंक्रीज हो यानी कि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कम होने लग गई थी। और हमने स्ट्रॉन्ग एल्कली, यानी कि स्ट्रॉन्ग एल्कली की हमारे पास क्या होती है, 13 से लेके 14 के दरमियान में होती है पीएच। तो इससे हमारे पास कम क्या होगा, 11 से 12, 11 या फिर 12 पे जाके हमने रोक देनी है। तो हमने ये बता दिया यहाँ पे। अब इसी का उल्ट करते हैं हम, वीक एल्कली स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक एल्कली है यानी कि यहाँ पे इनिशियल पीएच हमारे पास यहाँ से आएगा, ऊपर से बनेगा। वीक एल्कली का क्या होता है, 11 से 12 होता है पीएच, और 11 से 12 के दरमियान में हम बनाएंगे पहले 10, 11 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमने बना दिया एल्कलाइन का। अब फिर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हमारे पास 1 से 2 के अंदर, तो 1 से 2 के अंदर 1 की यहाँ पे हमने बना दी लाइन, दरमियान में हमने न्यूट्रल की बना दी 6 और 8 के दरमियान। ये बनाने के बाद मुझे पता है हमारे पास वॉल्यूम इतना था, मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट मेरे पास 25 के ऊपर कहीं पे आना चाहिए। अब हमने पढ़ा था कि 5.5 पे इसका इक्विवेलेंस पॉइंट होता है, तो मैंने 5.5 पे हमने यहाँ पे डॉट लगा दी कि 25 के ऊपर यहाँ पे 5.5 बन रहा है। अब करना वही है, यहाँ से लेके आना है और नीचे इनिशियल से लेकर आना है और पीएच नीचे ले जाना है, बस ये हमारे पास बन गया। और इक्विवेलेंस पॉइंट हमने बता देने कि ये इक्विवेलेंस पॉइंट है हमारे पास, हमने शो कर देनी है। बात हम करते हैं वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कली। वीक एसिड में सबसे पहले इनिशियल कंडीशन, क्योंकि हमने देखना होता है कि स्टार्ट कहाँ से किया। इनिशियल पीएच हम इसलिए यहाँ पे देखते हैं कि स्टार्ट मैंने यहाँ से करना है, क्योंकि वीक एसिड है तो इसका पीएच 2 से 3 के दरमियान होगा। स्ट्रॉन्ग का 1 से 2 होता है, वीक का 2 से 3 होगा। इस 2 और 4 के दरमियान में मेरे पास 3 आते हैं, तो हमने ये बता दिया कि 2 से 3 के दरमियान इसका पीएच होगा। अब हर यहाँ पे देखें, मैंने वीक एसिड का करवा रही हूँ, तो इसमें भी पहले इनिशियल कंडीशन में इनिशियल पीएच करवाया, फिर टाइट्रेशन प्रोसेस आएगा। टाइट्रेशन प्रोसेस में 2 स्टेप होते हैं, एक होता है कि एडिशन ऑफ एल्कली, कि हमने एल्कली क्या डाला है, कौन सा वाला डाला है, और फिर हमने दूसरा बताना होता है कि पीएच उसके अंदर कैसे चेंज हो रहा है। तीसरा पॉइंट होता है इक्विवेलेंस पॉइंट सबके अंदर, और फिर चौथा होता है पोस्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। अब यहाँ पे क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड था, वीक एल्कली था, तो इसके इक्विवेलेंस पॉइंट में एसिडिटी ज्यादा थी, और हमने कहा कि 5.5 है। अब ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एल्कली है, तो एल्कली स्ट्रॉन्ग है क्योंकि, तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशंस होंगी, यानी कि स्लाइटली बेसिक होगा। पीएच इसका 9 होगा यहाँ पे। अब पीएच 9 यानी कि इक्विवेलेंस पॉइंट इसका 9 पर होगा, न्यूट्रल नहीं होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट इसका 9 पर होगा। और रीजन क्या है बेसिसिटी की, क्योंकि हमारे पास जो एसिटेट आयंस, फॉर एग्जांपल हमने जो एसिडिक एसिड लिया था ना, हमने वीक एसिड एसिडिक एसिड सी, इससे हमारे पास एसिटेट आयन बनते होते हैं। जब एसिटेट आयन बन गया ना, एसिड से हमारे पास स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस आती होती है। अब ये कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है क्योंकि, तो हम कहेंगे
कि हमारे पास बेसिसिटी ज़्यादा हो गया। अब जो बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड यील्ड करती होती है, यानी इसमें से निकलता है, और जो वीक एसिड होता है उससे स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस आता होता है, तो इसलिए बेसिसिटी ज़्यादा है। पोस्ट इक्विवेलेंस पॉइंट बाद में बता देना है कि इसके बाद हमने और NaOH की कंसनट्रेशन डालते गए तो हमारे पास फाइनल pH तक ये पहुँच गया। ड्रॉ करते हैं। हमने पहले इनिशियल pH देख लिया, वो 2 से 3 के दरमियान आने से मैंने इसके दरमियान लाइन बना दी। फिर फाइनल pH मैंने यहाँ से देखा, वो 13 से 14 के दरमियान है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एल्कली है, तो हमने 12 से 14 के दरमियान में हमने एक लाइन बना दी 13 की, कि ये हमारे पास एल्कलाइन, दरमियान में न्यूट्रल की लाइन। वैलेंस पॉइंट तो हमने देख लिया था कि 9 था, इसके लिए 8 और 10 के दरमियान में 9 आएगा। और बनाना कहाँ पे 25, क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास 25 था। हर ग्राफ के अंदर हमने नीचे वॉल्यूम लेना है, इधर pH लेना है। अब 25 के ऊपर हमने इक्विवेलेंस पॉइंट डालना है 9 के ऊपर, तो वो 8 9 यहाँ पे दरमियान में बनेगा। अब इक्विवेलेंस पॉइंट का हमने पॉइंट बना लिया। या अब मैंने इनिशियल कहाँ से करना है, वीक एसिड से करना है। वीक एसिड मेरे पास नीचे है, मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है और अब स्ट्रॉन्ग एल्कली के अंदर लेके चले जाना है। अब ये मेरे पास pH 9 आया कैसे, इसके टाइट्रेशन प्रोसेस को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें हमारे पास वीक एसिड है, वो हमने ले लिया CH3COOH, और स्ट्रॉन्ग एल्कली में हमने लेना है NaOH लिया। अब जब इसको टाइट्रेट किया, स्ट्रॉन्ग एल्कली है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास कंप्लीटली आयनाइज करता है, तो इसके OH आयन ज़्यादा होंगे। अब इसके जो H+ है ना, इसके अंदर से H+ आयन जो बनेंगे वो OH के साथ जाके रिएक्ट करेंगे और H2O बनाते जाएंगे। अब ये H2O तो बन रहा है, मगर साथ में यहाँ पे एसिटेट आयन बन रहे हैं। अब ये एसिटेट आयन हमारे पास जो बन रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होगा। अब स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है, एसिड से स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बना था, हम कहेंगे बेसिसिटी ज़्यादा हो गई है सोल्यूशन की, इक्विवेलेंस पॉइंट न्यूट्रल नहीं रहा और सोल्यूशन बेसिक हो गया हमारे पास। रीज़न इसी का ये कह देना, हमने ये सारा बता देना। फिर पोस्ट इक्विवेलेंस पॉइंट के हमने NaOH और डालते रहे तो pH इंक्रीज करता गया, और हमारे पास 13 से 14 के दरमियान चला गया pH, क्योंकि OH आयन ज़्यादा थे। तरह उल्ट करके देखते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग एल्कली को हमने एज अ एनालाइट और वीक एसिड को एज टाइट्रेंट लेके देखना है। तो हमें pH का तो इक्विवेलेंस पॉइंट का तो पता चल गया कि वो 9 आनी है, तो हमने इसके दरमियान में पहले पॉइंट बना देना है। कहाँ पे 25 के ऊपर पॉइंट बना देना। हमने सबसे पहले इनिशियल pH देखना है। इनिशियल pH स्ट्रॉन्ग एल्कली का होता है 13 से 14। मैंने 13 से 11 और सॉरी वो वीडियो रुक गई थी और मुझे पता ही नहीं चला कि वीडियो रुक गई है। तो इसमें करना क्या था कि 11 और 12 के दरमियान हमने 13 के ऊपर लाइन बना दी अल्कलाइन की, फिर हमने एसिडिक की बनानी है, क्योंकि हमारे पास अगला वीक एसिड था। फाइनल pH हमारे पास एसिडिक का है, 2 से 3 होता है वीक एसिड का, तो हम 2 से 4 के दरमियान में हमने लाइन बना दी वीक एसिड के लिए, तो वो बना दी। वो बनाने के बाद हमने क्या करना है, क्योंकि इनिशियल pH यहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्ट्रॉन्ग एल्कली से, तो हमने इनिशियल pH यहाँ से स्टार्ट करके हम लोग इक्विवेलेंस पॉइंट से मीट करते हुए नीचे लेकर आ गए फाइनल pH तक, जो कि 2 से 3 हमारे पास आ रही थी वीक एसिड के लिए। यहाँ पे हमने बता देना कि ये इक्विवेलेंस पॉइंट है, इसको शो कर देना है। अब हम करते हैं वीक एल्कली वीक एसिड के लिए। अब यहाँ पे वीक एसिड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वीक एसिड 2 से 3 के दरमियान में होता है हमारे पास। ये हमने बनाना है 2 से 3 के दरमियान में लाइन बनानी है, तो यहाँ पे 3 आएगा। इनिशियल pH भी हमने बता देना कि ये इनिशियल pH है। इनिशियल pH के बाद फिर ये अल्कलाइन हमने बनाना है। अल्कलाइन में यहाँ पे हमारे पास बुक में 8 से 10 के दरमियान में बनाया हुआ है, 9 के अंदर। वो इसलिए बनाया हुआ है, यानी कि यहाँ पे वीक के लिए हमारे पास 9 से 10, क्योंकि ये भी हमारे पास वीक ही है ना, ऊपर जैसे जाते जाते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमने यहाँ पे 8 से, क्योंकि वीकर हो जाएगा एसिड, तो इसलिए हमने यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट 25 पे न्यूट्रल पे होगा। न्यूट्रल पे इसलिए क्योंकि हमारे पास वीक ही एसिड है, वीक ही बेस है, तो हमने इसलिए न्यूट्रल बनाना है, और न्यूट्रल का हमने स्टार्ट यहाँ से करना है। तो ये चीज़ बन गई। इसमें वर्टिकल रीजन नहीं है pH टाइट्रेशन कर्व में। वर्टिकल रीजन का क्या मतलब होता है? वर्टिकल रीजन का मतलब होता है इक्विवेलेंस पॉइंट, यानी कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि इक्विवेलेंस पॉइंट क्लियरली डिफाइंड नहीं है यहाँ पे। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है कि pH चेंज कब कर रहा है एसिडिक से बेसिक के अंदर, तो हम इसमें pH चेंज बताते देते हैं। क्योंकि देखो अब मेरे पास ये आ गया इक्विवेलेंस पॉइंट। मैंने कहा कि वीक एसिड और इसके लिए ये होता है इक्विवेलेंस पॉइंट, मैंने बता दिया कि इक्विवेलेंस पॉइंट है। अब इसके ऊपर जो एसिडिक, पहले एसिडिक था, एसिडिक से बेसिक में चेंज हो रहा है ना, तो इस पोर्शन को हम कहते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और वीक एसिड्स, वीक एल्कली के केस में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी pH चेंज बहुत कम होता है, ग्रेजुअल चेंज होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि इक्विवेलेंस पॉइंट क्लियरली डिफाइंड नहीं। अब वीक एल्कली और वीक एसिड हमारे पास सिर्फ रहता है, तो उसके लिए क्या करना है, 2 से 3 के दरमियान हमने वीक एसिड के लिए लेना है,
वीक एल्कली के लिए हमारे पास 8 से 9 के दरमियान हमने लाइन ली, ये डॉटेड लगानी है। अब फिर हमने ये वीक एल्कली हमारे पास होता है 8 से 9 हमने लिया, और वीक एसिड हमारे पास 2 से 3 लिया था हमने। फाइनल इनिशियल यहाँ से है, यहाँ से स्टार्ट किया। इक्विवेलेंस पॉइंट मेरे पास 7 होना चाहिए। अभी पीएच यहाँ पे न्यूट्रल क्यों होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड में न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि अब इन दोनों की वीक एसिड की, वीक बेस वीक एसिड की, इन दोनों की जो स्ट्रेंथ होती है वो इक्वल होती है। और यही रीज़न यहाँ पे भी है कि इन दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल होती है, तो हमारे पास न्यूट्रल में आ जाता होता है आंसर। और सबके अंदर पॉइंट्स की हेडिंग्स वगैरह इसी तरह सेम है। और उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेरी रहती हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मुझे हौसला अफजाई मिलती रहे और मैं भी आगे वीडियो बनाती रहूँ। अल्लाह हाफिज़।